अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और एक सीरीज़ जो हम कर रहे हैं इंडियन साइड की, कि हमें पता होना चाहिए कि इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं वो इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में या इशू के बारे में क्या कहते हैं। यूजुअली हम वो सुनते हैं जो हमें पसंद होता है, हम वो बोलते हैं जो हमारा दिल करता है, और सच्ची बात यह है कि उससे हकाइक नहीं बदलते। ट्रुथ शुड प्रिवेल एंड इन आवर एंडेवर टू डिग आउट द ट्रुथ हम रीच आउट कर रहे हैं काफ़ी इंडियन जर्नलिस्ट को। आज हमारे साथ मौजूद हैं पंकज श्रीवास्तवा। ये पहले तो सहारा टेलीविजन के साथ मुंसलिक थे, लेकिन चाइना में रहे हैं, बहुत अरसा रहे हैं। इनकी वहाँ पे काफ़ी हिस्ट्री है चाइना के ऊपर काम करने की, और इंडिया चाइना के ताल्लुकात को इन्होंने बहुत करीब से देखा है और देख रही है। पंकज जी, गुड इवनिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you for inviting me, and Thank you. I'm glad to be part of your channel. ग्रेटफुल सर। पंकज जी, असल में बात यह है कि मैं आई बी ऑनेस्ट विद यू कि मैं तो बायस्ड हूँ, मैं तो मान रहा हूँ एट दी आउट से। तो हमें तो वो बड़ी अच्छी लगती है खबर कि जी चाइना को ये विक्ट्री होगी, चाइना को ये हो गया, वो हो गया, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी है क्या, आपने हमें बताना है। ग्राउंड रियलिटी आप क्या इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट जो अभी गलवान वैली में था उसके बारे में बात कर रहे हैं? जी हाँ। ये देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि जैसे जो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का रीजन था, ये राजा हरि सिंह ने जो समझौता किया था भारत के साथ, बाद में भारत के साथ मिलने का, तो कायदे से तो ये पूरा हमारा था। लेकिन 1950 के दशक के बाद से ही 62 में हमारी जंग हुई है चीन के साथ, जिसमें हम हारे हैं, चीन जीता है। और वो हमारी कुछ बेवकूफ़ियाँ थी जिसकी वजह से हम हारे हैं। हमारा जो एयरफोर्स था, एयरफोर्स पावर उस समय काफ़ी स्ट्रांग था, और वो इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से जो ईस्टर्न कमांड था उसे वेस्टर्न कमांड में शिफ्ट किया गया, जिससे कि हमें डर था कि कहीं चाइनीज एयरप्लेन हमारे यहाँ अटैक न करते। तो इस वजह से वो सब और भी बहुत सारे रीजन से हम हारे। खैर, 62 के बाद से 67 में एक और जंग हुई थी नाथुला के आसपास। तो हालांकि वो जंग बड़ी महदूद थी, वो हम जीते जरूर थे, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा हवा नहीं हुई। अभी तक बात ये चल रही कि हम 62 की जंग हारे, और सही भी है। एनीवे, फिर आते हैं हम 70 के दशक में। 62 के बाद 70 के बाद 90 तक, इस बीच में ये जो पेंगोंग त्सो लेक है, ये पूरा हमारे पास था, पहले पूरा हमारे पास था। लेकिन चीनियों की आदत है जो हमारे यहाँ से खबरें आ रही हैं, क्योंकि मैं भी कभी पेंगोंग त्सो लेक या लद्दाख गया नहीं हूँ। हमें जो खबरें मिलती हैं वो मिलिट्री मीडिया से मिलती हैं, और हमारे कुछ जर्नलिस्ट वहां जाते हैं, वो खबरें लिखते हैं, तो उससे हमें खबरें मिलती हैं। तो गलवान के बारे में अभी तक जो भी खबरें मिली हैं मिलिट्री मीडिया से ही, और कुछ जर्नलिस्ट जो उस एरिया में गए हैं, एग्जैक्ट गलवान में नहीं गए वो गलवान से थोड़ा दूरी पर रह करके वहां से जो इन्फॉर्मेशन गैदर की वो दी। तो गलवान वैली जो अभी फिंगर 5 और फिंगर 4 की बात आ रही है, पहले पूरी गलवान वैली, पूरे जो पेंगोंग त्सो लेक है वो हमारे पास था। लेकिन चीन धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ते गए। अब इनकी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि अगर आपने इनकी हिस्ट्री पढ़ी हो, इनका एक बहुत बड़े मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हुए थे 221 एडी में, अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ। कमोबेश 100-200 साल आगे, पहले भी हो सकता है, बीसी में भी हो सकता है। तो ये साहब क्या करते हैं, इन्होंने एक मिलिट्री स्ट्रेटजी की किताब लिखी थी, और वो आज दुनिया भर के मिलिट्री एकेडमीज में पढ़ाई जाती है। लुनसू नाम था उनका। वो ये कहते थे कि साहब, आप फैलाव करिए अपना, आप बढ़िए आगे, दौड़िए। अगर दौड़ नहीं सकते तो आप चलिए, चल नहीं सकते तो आप घिसटिए, लेकिन रुकिए मत, आप चलते रहिए। और चीन ने, आप देखते होंगे, चीन का जो टसल होता है जमीन को लेकर के, भारत से तो है ही है, शेनकाकू आइलैंड्स को लेकर के, सखालिन आइलैंड्स को लेकर के रशिया के साथ है, शेनकाकू आइलैंड्स के साथ लेके जापान को है, जिसे ये त्याओयू द्वीप कहते हैं, जजीरा द्वीप यानी जजीरा, ठीक है। और इसके अलावा इनके जो लैंड और सी डिस्प्यूट हैं वो वियतनाम के साथ हैं, मलेशिया के साथ हैं, ब्रुनेई के साथ हैं, फिलीपींस के साथ हैं, और मतलब ये पूरा जो साउथ चाइना सी का एरिया है इनके साथ भी हैं, और जमीनी भी हैं और समुद्री भी हैं। तो एक मुल्क का दूसरे मुल्क यानी अपने पड़ोसी मुल्क के साथ जमीनी विवाद हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, तो ये समझ में आता है कि भाई आपने हमारी जमीन ले लिया, हमने आपकी जमीन ले ली, वो रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक कंट्री का
दूर दराज के दो मुल्कों के साथ एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो, फिलीपींस कितना दूर है, मलेशिया कितना दूर है चीन से, लेकिन उनका भी जो कॉन्फ्लिक्ट है, आपने अक्सर मीडिया के थ्रू जाना ही होगा कि हमेशा चीन बोलता है भैया ये साउथ चाइना सी या येलो लेक जिसे बोलते हैं वो हमारा है, फिर किसी न किसी आइलैंड को लेकर बोलते हैं भाई साहब ये तो हमारा है। अब अगर मलेशिया या फिर माफ कीजिए फिलीपींस ये बोले भाई साहब ये तो अभी हमारा है, हमारे इस हिस्से में, तो ये अपना छिंग डायनेस्टी, मिंग डायनेस्टी, तांग डायनेस्टी, हान डायनेस्टी या फिर युआन डायनेस्टी का एक पुराना सा मैप ले आएंगे, बोलेंगे देखिए उस समय हमारा था, अभी भी हमारा है ये। तो ये ऐसे ऐसे लेकर के आते हैं मैप्स, पता नहीं कहां कहां से। आपका अगर हमारे साथ जमीनी कॉन्फ्लिक्ट है, हम समझ सकते हैं भाई पड़ोसी हैं और सरहदें मिलती हैं तो होगा, ये नेचुरल सी बात है, और लगभग हर कंट्री का एक दूसरे के साथ होता है ये कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन एक ऐसा कंट्री जो कि दूर दराज में बसा हुआ है, बीच में बड़ा सारा समंदर है, उसके बाद आप बोले भाई हमारी जमीन है, वो हमारे जो जजीरे बने हुए हैं समुद्र में वो हमारे हैं, और जो कि वो 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है, समुद्री जो समंदर की तट होता है, बैंक होता है, कोस्टल लाइन, वहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका एरिया है। ये इंटरनेशनली वायबल चीज है। उसके बाद इंटरनेशनल एरिया हो जाता है, यहां तक कि जो साउथ चाइना सी जिसे चाइना बोलता है कि भाई ये हमारा है पूरा का पूरा, उसमें भी 12 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो इलाका है वो तो भाई इंटरनेशनल एरिया है, उसमें तो कोई भी जा सकता है। अरे ये एक बात तो सोचने की है पंकज जी, वो ये है कि वो क्लेम करते होंगे, सब कुछ करते होंगे, लेकिन फिलीपींस हो, मलेशिया हो, हांगकांग हो, वियतनाम हो, ताइवान हो, कभी उनका मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। व्हाई इज इट कि वो सिर्फ इंडिया के साथ होता है? सर ऐसा है कि आप देखिए, अगर आपको याद हो 1979 में वियतनाम के साथ, नॉर्दर्न वियतनाम के साथ सदर्न चाइना में एक बड़ा तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वियतनामियों ने उनको बहुत करारी शिकस्त दी थी। उसके बाद से लेके अब जाकर के जब से शी जिनपिंग आए हैं उसके बाद से फिर चीन ने अपना सर उठाया, वरना इस पूरे साल में 1979 से लेकर 2014 तक के दौर में चीन ने वियतनाम का रुख नहीं किया था कभी भी। तो ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं हुआ था सैनिक कॉन्फ्लिक्ट, वो हुआ था। बट एक और मुझे प्रॉब्लम लगती है मैं जब देखता हूं, अच्छा मैं आपको आई एम नॉट ट्राइंग टू स्कोर अ पॉइंट बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से वन थिंग कि देखें इंडिया और पाकिस्तान की एक 70 साल की हिस्ट्री है जो बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, कोई एक नहीं हुआ, कोई 1000 बारी हुआ है, लेकिन हम दोनों ने अपने झगड़ों के साथ भी को एग्जिस्ट करना सीख लिया है। क्या वजह है कि इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट नहीं कर रहे? इसके पीछे जो वजह है वो पूरी तरह से, एक तो देखिए चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो कि इन्होंने गलवान वैली में पिछले 2-3 साल पहले गलवान डॉलर होल्डी में दिखाया था, उससे पहले भी जो थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते रहे, ये लोग हमेशा आगे आगे बढ़ते रहते हैं। और जैसे हमारे चेक पॉइंट्स वगैरह वहां नहीं बने हैं, लेकिन एक नोमैंस लैंड जो है, हम लोग मैकमोहन लाइन को मानते हैं चीन को लेकर के, तो मैकमोहन लाइन को वो नहीं मानते। दिक्कत ये है, अगर देखिए हमारे और आपके बीच में जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल लाइन है वो आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, ठीक है। सर क्रीक का मसला फंसा हुआ है, वो अलग बात है, वो भी सुलझा लिया जाएगा। बांग्लादेश के साथ हमारे, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे लेके जा रहा हूँ। मोदी साहब जब से आए थे तो हमारे पास 40 साल से बांग्लादेश के साथ सरहदों का विवाद था। उसमें कुछ एक ऐसे एरिया थे जो मतलब पूरे एनसर्कल होकर बांग्लादेश के अंदर थे, इंडिया का इलाका था, कुछ ऐसे एनसर्कल्ड एरिया बांग्लादेश में थे जो कि इंडिया में थे, जो कि बांग्लादेश के इलाके थे। तो हमने क्या किया साहब, इस तरह के 51 कॉन्क्लेव्स बांग्लादेश से लिए और 101 कॉन्क्लेव्स बांग्लादेश को दिए। तो अगर आप देखें जमीनी एरिया के हिसाब से तो हमें नुकसान हुआ, लेकिन एक पड़ोसी को हम कुछ जमीन देकर के जीतने में कामयाब रहे। तो पड़ोसियों के साथ ऐसे ही रिश्ते होने चाहिए। ठीक है। अब हमारे जी प्रॉब्लम एक और हो रही है हमें यहाँ पे। जी जी देखें, हम असल में हमें टाइम की लिमिटेशन होती है जी, ये यूट्यूब है तो हम घंटे घंटे का तो कर नहीं सकते, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। बात यह है कि हम देख रहे हैं कि इंडिया भी अपने ट्रुप्स बढ़ाई जा रहा है, एयरफोर्स को भी वहाँ पे अंबाला के अंदर बीफ अप कर रहा है, और चाइना जो है वो भी वहाँ पे तक उसने रेलवे ट्रैक पे छा लिया है, वो अपने ट्रुप्स भेजी जा रहा है, आप बंकर्स बना रहे हैं। यार ये इतनी एस्केलेशन जो है ये कहीं तो कल्मिनेट होगी ना जाके, तो वो क्या होगा? बावजूद इसके कल्मिनेशन हो रहा है, बिल्कुल आपकी बात सही है।
और आपके इस बात की जवाब के बाद आपका पहले क्वेश्चन का एक बड़ा ही ब्रीफ आंसर मैं देना चाहूंगा, वो ट्रेड एंड कॉमर्स को लेके इंडो चाइना के बीच में। तो ये एस्केलेशन हो रहा है, बात सही है, लेकिन डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चाइना और इंडिया दोनों ही इकोनॉमिकली लेकिन एक लम्हे के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, एक लम्हे के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूं। हालांकि मैंने आपको पहले कह दिया और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं मसलन प्रो चाइना हूं, ठीक है, उसके बावजूद मैं आपकी बात मान रहा हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो कहा कि चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, तो जिसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है वो तो बाज नहीं आएगा, तो फिर क्या होगा? जंग होगी जी फिर तो। अगर नहीं मानेगा तो जंग तो होगी, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की जो सरकार थी वो तो किसी तरह मामले को सुलझा लेती थी, सुलझा इन द सेंस पीछे हट जाते थे, मामले को दबा दिया जाता था, जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन मोदी साहब ने तो एक माउंटेन रेंज भी बना, माउंटेन रेंजर्स का एक वो दल भी बना दिया है कि साहब, जो कि माउंटेनियस एरिया में लड़ने के लिए काफी सक्षम है, काफी कैपेबल रहेंगे। तो मोदी साहब ने तो आते ये भी कर दिया, और अभी हम राफेल भी ला रहे हैं, और अभी हमने और सैनिकों को और असला वगैरह सब वहां जमा करना शुरू कर दिया। वो भी ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं, सैटेलाइट पिक्चर्स दिखाती, वो भी ऐसा कर रहे हैं। और आपको एक ब्रीफ आंसर मैं देना चाहूंगा, जो इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो ट्रेड एंड कॉमर्स के हवाले से। मैं उस समय, मैं जब वहां करीब 8 साल रह चुका हूं, और फॉरेन सेक्शन जो होता है शॉपिंग मॉल्स में, चाहे वॉलमार्ट में हो, चाहे कैरिफोर में, जितने भी टेस्को वगैरह है, इसमें क्या है कि फॉरेन सेक्शन में बाकी सारा सामान मिल जाएगा, लेकिन इंडिया का जो सेक्शन है वो खाली रहता है। जबकि इंडिया के साथ इन्होंने चावल का किया है, नॉन बासमती चावल का एग्रीमेंट किया है, चाय का किया है, वेजिटेबल्स का किया है, प्रोसेस फूड का किया है, फिर फ्रूट्स का भी किया है। तो कोई भी आर्टिकल आपको, मुझे बीजिंग में तो नहीं मिला, और जितने भी शहरों में मैं घुमा हूं वहां शॉपिंग मॉल्स में नहीं मिला। तो चाइना क्या करता है कि आपको अपना सामान बेचेगा, आपसे सामान नहीं लेगा, ये एक दिक्कत है। तो ट्रेड इम्बैलेंस इतना ज्यादा बढ़ रहा है। भारत दुनिया में सबसे सस्ती दवाइयां बनाता है, सबसे इफेक्टिव दवाइयां बनाता है। हमारी दवाइयां जो सन फार्मा है और बाकी कुछ एक फार्मास है, मैनकाइंड फार्मा है, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से लेकर के, गल्फ से लेकर, अफ्रीकन कंट्रीज से लेकर अमेरिका तक हमारी दवाइयां जाती हैं। क्या वजह है कि चाइना में नहीं आती? क्यों नहीं हमारी दवाइयां ले रहे हैं ये? ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो चाइना बैन कर रखा है, मतलब उसने Pankaj ji, thank you very much for joining us today, and I will request you to join us again. और क्योंकि जब इसके कमेंट्स में लोग सवाल भेजेंगे ना आपसे लिंक करके, तो वो ज़्यादा मज़ा आएगा कि जो आपके व्यूअर्स, आपके देखने वाले, आपके पढ़ने वाले, सुनने वाले जब सवाल लिख के भेजते हैं, आप सुन रहे थे हमारी दोस्त की बातें, और इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। Until the next time, अल्लाह हाफिज़।